अच्छा युग, आज हम कौन सी कहानी सुन रहे हैं? हल्दी घाटी की युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, आज युग की कहानियों में हम हल्दी घाटी का युद्ध की कहानी सुनते हैं। यह कहानी हमने एक बार पहले भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसमें हमने बहुत सारी और भी बातें की थी और हम हल्दी घाटी की जो असली लड़ाई थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए थे। तो आज हम सुनेंगे हल्दी घाटी के युद्ध की कहानी। हल्दी घाटी एक संकरा सा दर्रा है राजस्थान में, जहाँ पे महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था। अकबर की सेना को लीड कर रहे थे राजा मान सिंह, जो कि एक दूसरे राजपूत थे और वो अकबर के साथ जाके मिल गए थे। उस टाइम पे अकबर सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था और उसने एक तरह से फूट डाल और राजगरों की नीति को अपनाया हुआ था, जिसमें कि राजपूत राजा जो होते थे वो बहुत बहादुर होते थे और उनसे पार पाना बहुत मुश्किल होता था। तो आज अकबर ने क्या किया था कि शादी करके, संधि करके, डरा के, कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, किसी भी काम को करने के 4 तरीके होते हैं। या तो समझा के कर लो, या उसको खरीद लो, उसकी कीमत दे दो, या दंड यानी डरा के करो, या फिर उनमें फूट डाल दो। साम दाम दंड भेद, किसी भी काम को करने के 4 ही तरीके होते हैं। तो अकबर ये सारी चीज़ें अपना चुका था और ऐसे में ही उसने समझदारी से काम लिया। रानी जोधाबाई से शादी कर ली थी। आप जब मूवी देखोगे जोधा अकबर, तो उसमें अकबर और जोधाबाई की जो शादी हुई है वो इसी तरह का एक पॉलिटिकल अलायंस थी। तो जब अकबर ने सारी कोशिशें की उनको जानने की, उनको अपने वश में करने की, लेकिन किसी भी तरह से मेवाड़ के जो राणा थे उस टाइम पे वो थे महाराणा प्रताप, वो किसी भी तरह से उनके काबू में नहीं आ रहे थे। और ये राजपूतों की परंपरा में हमारी पिछली कहानियों में सुनोगे तो हज़ारों साल से चलती आ रही थी। बप्पा रावल ने शुरू की थी और लगभग 1000 साल का उनका इतिहास था सूर्यवंशियों का, और वो किसी के सामने न झुकते थे न घुटने टेकते थे और बहुत बहादुर होते थे। अपनी मातृभूमि पे बात बात पे जान देने वाले, अपने प्राण त्यजने वाले लोग होते थे। चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण रहा हो, रानी पद्मावत की बात रही हो, या फिर महाराणा प्रताप तक। तो ये बहुत ही वीर योद्धा होते थे और इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल था। और मेवाड़ क्यों ज़रूरी था अकबर के लिए? क्योंकि मेवाड़ से होके समुद्री जो हमारा बंदरगाह था, एक सी पोर्ट था, वहाँ से सारा ट्रेड हो सकता था। तो एक समय ऐसा था कि अकबर ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर महाराणा प्रताप मेरी गुलामी स्वीकार कर लें तो मैं उन्हें हिंदुस्तान का आधा राज्य दे दूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी कि राजा तो मैं रहूँगा, लेकिन आधे हिंदुस्तान की मलकियत जो होगी, सिपाही सालार, वो महाराणा प्रताप होंगे। इतना उनसे खौफ खाता था और इतना उनका मान रखता था अकबर। लेकिन महाराणा प्रताप ने वो भी ठुकरा दिया था। और उसका एक और बड़ा प्रसिद्ध किस्सा आता है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, वो भारत दौरे पे आने लगे थे, इंडिया आना था उन्हें, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं आपके लिए इंडिया से क्या लेके आऊँ। तो उनकी माँ ने उनसे कहा था कि बेटा मेरे लिए और कुछ लाना मत लाना, लेकिन मेरे लिए हल्दी घाटी की एक मुट्ठी मिट्टी ले आना। मैं उस मिट्टी को अपने माथे से लगाना चाहती हूँ, उसे प्रणाम करना चाहती हूँ, उसे सूंघना समझना चाहती हूँ कि जहाँ के राजा ने आधे हिंदुस्तान का राज्य ठुकरा दिया सिर्फ अपनी मिट्टी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। तो ऐसे कैसे लोग रहेंगे, ऐसी कैसी मिट्टी रही होगी वो। और ये बात अभी भी आप एक बुक है द प्रेसिडेंट, कांट फॉरगेट द नेम, बट अगर आप ढूंढोगे तो आपको अभी मिल जाएगा, वो वेल डॉक्यूमेंटेड है।
वो उनका दौरा उस टाइम पे रद्द हो गया था, तो अब्राहम लिंकन भारत नहीं आ पाए थे, लेकिन ये उनकी बुक में आज भी लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ तो रहा होगा हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी के युद्ध में, है ना, बहुत ज़बरदस्त रहा होगा। तो हुआ क्या था कि जब अकबर के महाराणा प्रताप के पिता थे, वो युद्ध अपना मेवाड़ का किला हार गए थे, और मेवाड़ का किला हारने के बाद वहाँ से उन्हें गोगुंदा में जाना पड़ा था। गोगुंदा पास में एक दूसरा किला होता था, और बाकी सारे राजाओं में और जो राजपूत होते थे उनमें क्या समझदारी दिखाते थे, क्या डिफरेंस होता था। अक्सर पहले तो बैंक या ऑनलाइन या फॉरेन करेंसी से नहीं होती थी, सब कुछ फिजिकल होता था, है ना। सारे सोने के चांदी के सिक्के होते थे, और अनाज होता था, हथियार होते थे। इन्हीं सब चीज़ों से एक राजा की कीमत होती थी, वैल्यू होती थी। तो बाकी जब भी किसी भी आप किले को जीतते थे तो उस किले में आपको उसका खजाना, उनका सोना, उनके हीरे मोती, सोने चांदी के जवाहरात सब कुछ मिल जाता था, हथियार मिल जाते थे। अब राजपूत क्या करते थे, राजपूत अपने खजाने को हमेशा बांट के रखते थे, अलग अलग जगह पे छिपा के रखते थे, और उससे कभी भी अगर वो एक किला हार भी जाएं तो वो हमेशा अपनी सारी संपत्ति नहीं हारते थे। और ऐसे में आपने भामा शाह की हमने पहले भी कहानी सुनाई थी, जो उनके व्यापारी थे। भामा शाह एक बहुत देशभक्त और बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो वो क्या करते थे, जहाँ जहाँ पे भी वो खजाना, पैसा, हीरे जवाहरात, सोना चांदी छिपाए जाते थे, वो टुकड़े टुकड़ों में अलग अलग छिपा के रख दिए जाते थे, और उसको मैनेज जो करते थे वो भामा शाह ही करते थे। भामा शाह महाराणा प्रताप के बचपन के मित्र भी थे, दोस्त भी थे, और बहुत देशभक्त और बहुत ईमानदार आदमी भी थे। तो वो क्या करते थे कि अगर मेवाड़ का किला चला भी गया तो भी हमारी शक्ति कभी कमज़ोर नहीं होगी, वो स्ट्रेटजी से काम लेते थे। और यही कारण था कि मेवाड़ का किला जीतने के बाद भी अकबर उन्हें हरा नहीं पाया था, और अकबर के हाथ कुछ नहीं लगा था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने क्या किया, महाराणा प्रताप गोगुंदा चले गए थे, गोगुंदा के किले में, और वहाँ से उन्होंने अपनी जंग जारी रखी। और जो लोग थे वो इतने ज़्यादा वफादार थे महाराणा प्रताप के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, कि वो अकबर को कभी टैक्स नहीं देते थे। राजा के पास पैसा कहाँ से आता, टैक्स से आता है ना। तो ताम्रपत्र उस टाइम के होते थे। महाराणा प्रताप जाके मेवाड़ का किला छोड़ने के बाद भी उन्होंने लगभग 20,000 किसानों में ताम्रपत्र बांटे, और उनसे उन्हें टैक्स मिलता। और जहाँ भी उन्हें पता लगता था कि कोई उन्हें टैक्स नहीं दे रहा है या फिर वो अकबर को सपोर्ट कर रहे हैं, महाराणा प्रताप खुद जाके मोस्टली उन्हें सजा देते थे। तो खैर, अब ये मेवाड़ का किला हारा जा चुका। उधर से अकबर ने सोचा कि ये मेरे हाथ तो अभी भी कुछ नहीं लगा, है ना। उन्होंने सारा धन, सोना चांदी जो था स्ट्रेटेजिकली छुपा लिया। महाराणा प्रताप भी बच के निकल गया। तो मेरे हाथ तो ना तो धन आया, ना राजपूत आए, ना राजपूतों का राजा आया। तो ऐसी जीत का मैं क्या करूं, अब तो मुझे कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा। और वो तिकड़म लगाने के चक्कर में उसने क्या किया, जो दूसरा राजपूत राजा था, राजा मान सिंह, जो कि रानी जोधा भाई का ही रिलेटिव था, मेरे ख्याल से भांजा या भतीजा, ऐसा, मतलब आई नीड टू चेक, डोंट चेक ऑन द फैक्ट्स, बट वो उनके रिलेटिव ही था। तो उदय जो कहाँ थे, जयपुर के राजा थे जो मान सिंह, उसको ही अकबर ने अपना सेनापति बना के राजपूतों से लड़वा दिया कि मेरी सेना क्यों मरे, राजपूत आपस में ही लड़ मरे। तो उसने साम समझाने से पहले काम किया, वो नहीं चला। दाम पैसे को तो महाराणा प्रताप को कीमत देते ही नहीं थे, हम क्यों खरीदे जाएं। दंड उनको हरा दिया, उससे भी काम नहीं हो रही थी। अब आखिरी नीति अकबर के पास बची थी भेद डालने की, कि राजपूतों को राजपूतों से लड़वा दें। और यही वो प्रसिद्ध युद्ध है जहाँ पे चेतक मारा गया था, झला मान सिंह का बलिदान हुआ था, और महाराणा प्रताप की बड़ी असीम लड़ाई लड़ी गई थी। और ये क्यों हुआ था, हल्दी घाटी उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो बड़ी मिट्टी जो है पीली है, हल्दी की तरह। हाँ बिल्कुल, हल्दी जैसे रंग की पीली मिट्टी है, तो इसलिए उसका नाम हल्दी घाटी होता था। और बहुत पहले इतिहास में
स्पार्टा में एक ऐसी लड़ाई हुई थी जहाँ पे 300 सिपाहियों ने, स्पार्टा एक बहुत बड़ा देश होता था, उसकी मैं कहानी सुनाऊंगा आपको। एक बहुत वहाँ के बहुत वीर सिपाही होते थे। वहाँ के सिर्फ 300 सिपाहियों ने 1 लाख से भी ज़्यादा सिपाहियों को रोक के रखा था। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ा संकरा सा दर्रा था। दर्रा होता है जब 2 पहाड़ों के बीच की जो एक छोटी सी जगह होती है ना, जहाँ पे आप जाते हो, तो वहाँ पे एक टाइम पे ये मुझको रिमाइंड करती है मूवी जो हमने देखी थी, हम 300 नहीं, जहाँ पर वो लड़का का पापा मर गया था, उसका हाथ कट गया था, और जहाँ पर वहाँ पर किला था, और जहाँ पर उसने घोड़े पर उसकी फ्रेंड के पास विजिट किया था। हमने सिनेमा में देखी। अच्छा, वो थी, वो तो तानाजी थी। हाँ, तानाजी, जैसे तानाजी में हाँ, सिमिलर कुछ इसी तरह से एक छोटी बुश थी, वो पहाड़ी से लड़ रहे थे। हाँ, वो बड़े एक पतले से, बिल्कुल वो तानाजी जो आपने भी देखी होगी मूवी, वो याद आएगी, जिसमें कि वो एक पतले से रास्ते से गुजरते थे 2 पहाड़ों के बीच से। तो वहाँ पे बहुत बड़ी सेना कोई काम नहीं आती थी। एक बार में 10-20 से ज़्यादा सिपाही घुस नहीं पाते थे, और जैसे घुसते थे तो उनको वो लोग मार देते थे। तो उसी स्ट्रेटजी को अपनाते, उसी स्ट्रेटजी के साथ महाराणा प्रताप ने युद्ध किया था। कि यहाँ हुआ क्या था कि अकबर ने लगभग 80,000 की सेना भेज दी थी। उसके पास 10,000 घोड़े थे, उसमें 300 से ज़्यादा हाथी थे। महाराणा प्रताप के पास तो असली जो लड़ाके थे राजपूत, वो तो लगभग 5-10 हज़ार ही थे। उसमें फिर चलो उनके पास कुछ 5,000 भील आ गए थे। भील जो जंगली आदिवासी होते थे, वो तीर चलाते थे, जैसे एकलव्य है ना। एकलव्य ने भी महाभारत में जो तीर चलाए थे, तो उनके पास वो तीर चलाने की, आदिवासियों की वो 8 बड़ी होती थी। तो वो हमेशा राजा को सपोर्ट करते थे। आज भी अगर आप देखोगे जो बागड़ी लुहार हम जिन्हें बोलते हैं आप, तो वो उन्हीं के वंशज होते हैं। कि जो अपने एक बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी गाड़ी में, उसमें ही अपना घर लेके घूमते हैं बंजारों की तरह। वो जाएंगे, अभी भी इंडिया में मिल जाएंगे आपको, आते हैं आपके गली मोहल्ले में, और वो हथियार गलाते, वो लोहा गला के, पीतल गला के, या कोई भी मेटल गला के उसकी मूर्तियाँ, हथियार या अलग अलग चीज़ें बना देते हैं। तो उनको हम बागड़ी लोहार बोलते। तो वो उन्हीं के वंशजों में से आते हैं। और जो भील थे वो एकलव्य के वंशज ही हुआ करते थे। तो महाराणा प्रताप की सेना में कुछ राजपूत थे, कुछ भील जाति के लोग थे, और कुछ पठान थे, जो कि अफगानिस्तान से आए हुए और अकबर से इनसे परेशान हुए थे, और वो उनके खिलाफ लड़ना चाहते थे। लगभग 500 पठान थे। तो ऐसे बहुत थोड़ी सी सेना थी। कुल मिला के मैक्सिमम 20,000 लोग होंगे, और अकबर ने उधर से लगभग 80,000 की सेना भेजी थी। अब महाराणा प्रताप के पास एक ही मौका था लड़ाई को जीतने का, एंड ही वांटेड टू मेक श्योर कि मैं उस लड़ाई को जीत लूं जैसे भी करके, क्योंकि यही उनके पास एक मौका था, आखिरी मौका था। तो खैर लड़ाई का दिन आ गया, और उसमें एक और भी बड़ी मज़े की बात थी कि राजपूतों के पास जो होती थी वो बड़ी भारी भारी तोपें होती थी, जिन्हें इजीली पहाड़ी के ऊपर से कैरी नहीं किया जा सकता था, लाया नहीं जा सकता था। और जो मुगल थे, अकबर था, अकबर के पास छोटी तोपें भी होती थी कुछ, जिन्हें ऊँटों के ऊपर रख के चलाया जा सकता था, ला सकते थे, और उन ऊँटों के ऊपर रख के भी उनसे कैनन बॉल फायर कर सकते थे। छोटी कैनन, स्मॉल कैनन। हाँ, छोटी कैनन, मिनी कैनन होती थी। राजपूतों के साथ सारी बड़ी कैनन्स होती थी। तो वो उन्होंने बड़े अच्छे से यूज़ की। और उस लड़ाई में महाराणा प्रताप के पास एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। वो उनका सबसे वफादार हाथी था, और बहुत ही बलशाली और समझदार हाथी था। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक था, जिसके बारे में तो हम
सबको पता ही है ना, उन्होंने उसकी पहले भी कहानी सुनी। वो बहुत ही वफादार, बहुत ही बहादुर, एक अद्भुत घोड़ा था। वो मर भी गया था। हाँ, तो अकबर ने कहा था कि इस लड़ाई में कुछ और मिले ना मिले, लेकिन मुझे 2 चीज़ें जरूर चाहिए। एक तो महाराणा प्रताप को बंदी बना लेना, और एक उसके हाथी को, राम प्रसाद को बंदी बना लेना। तो जब मुस्लिम इतिहासकारों ने वो लिखी है अपनी किताब, उसमें लिखा भी है कि वो इतना शक्तिशाली हाथी होता था कि उसने अकेले ही मुगलों के 13 हाथियों को मार गिराया था। और जब उसको पकड़ने के लिए लगभग 7 हाथियों का घेरा बनाया, और घेरा बना के जब किसी तरह से मुश्किल से उस हाथी को, राम प्रसाद को बंदी बनाया गया। और बंदी बना के भी जैसे लड़ाई हारने के बाद भी जब उसको दिल्ली ले गए, तो उस हाथी ने इतनी स्वामी भक्ति दिखाई, इतना अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखाई कि खाना पानी छोड़ दिया। अकबर ने बहुत कोशिशें की कि उसको किसी तरह से खाना खिला दे, पिला दे, उसको रखे, अच्छे से अच्छी चीज़ें दे, लेकिन उस हाथी में भी इतनी स्वामी भक्ति थी, उसे पता था कि अगर मेरे महाराणा प्रताप नहीं और वो हार गए, उनके नहीं है, तो मैं उनका खाना भी नहीं खाऊंगा। 18 दिन तक वो हाथी मुगलों के पास, अकबर के पास आने के पास भूखा रहा था। 18 दिन बाद वो भूख प्यास से मर ही गया था। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी तक को, जिसके जानवरों तक को मैं अपने आगे नहीं झुका पाया, अपनी बात नहीं मनवा पाया, ऐसे महाराणा प्रताप को मैं क्या हराऊंगा। मैंने उसे लालच दे के देख लिया, मैंने उसे पकड़ के, लड़ा के, अपनों से सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो नहीं हिला। तो ऐसी अजीब और बहुत ही बहादुरी की बातें हल्दी घाटी की युद्ध में हुई। तो एक तरफ तो मुगलों की 80,000 की सेना थी, और एक तरफ महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना, उसमें भी आधे अनट्रेंड सिपाही, आधे जंगली आदिवासी और आधे ट्रेंड। खैर, आगे राम प्रसाद का अपनी तरफ युद्ध चल रहा था, मुगल भील अपनी तरफ लड़ रहे थे। जैसे ही दर्रे में आते थे उनकी सेना लेके, तो वो अटैक कर देते थे। ये लड़ाई कुल लगभग सिर्फ 4 घंटे चली थी। और जब महाराणा प्रताप ने को पता था कि कैसे मुझे किसी भी तरह से इस लड़ाई को जीतना है, और महाराणा प्रताप के बारे में बताते हैं कि उनमें उनका जो कद काठी थी वो लगभग 7 फीट से ज़्यादा ऊंचे थे, और जब वो चलते थे उनका 80 किलो का भाला होता था, और लगभग 25 किलो की तलवार होती थी। तो जब वो ओवरऑल चलते थे लगभग 200 किलो से ज़्यादा का उनका वजन होता था, जब वो चेतक पे बैठ के चलते थे। और चेतक पे भी घोड़े पे हमेशा ऊपर लोहे का पूरा जाल लगा होता था, ताकि घोड़े को कोई तलवार से काट ना सके, क्योंकि महाराणा प्रताप खुद जो थे वो एक वार में घोड़े और तलवार के साथ पूरे सवार को काट देते थे। और ये हुआ भी था। जैसे महाराणा प्रताप आगे बढ़े, वो ढूंढ रहे थे मान सिंह को। कहते थे कि भाला कहता था मान कहाँ, घोड़ा कहता था मान कहाँ, कुल का कलंक वह मान कहाँ, माने मान सिंह को ढूंढ रहे थे। महाराणा प्रताप चेतक पे बड़े चले जा रहे हैं। आगे से अकबर का एक सेनापति था बिलाल खान आया घोड़े पे। उसने महाराणा प्रताप के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, तो महाराणा प्रताप ने एक वार जो किया अपनी तलवार से, तो बिलाल खान को बीच से उसके घोड़े के साथ चीर दिया, काट दिया। तभी कहते हैं कि वारे मेवाड़ी सरदार, जिसने एक वार में ही घोड़े संग काट दिए सवार। वारे मेरे मेवाड़ी सरदार, जिसने एक वार में ही घोड़े संग काट दिए सवार। एक वार में तलवार के ऐसे ऊपर से सर से चीरते हुए उसको घोड़े के साथ काट दिया था। उसको चीरते हुए आगे पहुंच गए। और तब क्या होता था कि हाथियों को ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि उनके पास कोई भी ना आ पाए, और हाथियों की सूंड में तलवार पकड़ा दी जाती थी, बड़ी सी तलवार। क्यों, हाथी वैसे ही इतना बड़ा है, उसके सूंड में फिर उसका रेडियस इतना बढ़ गया है, और रेडियस बढ़ने के बाद उसके सूंड में बड़ी सी तलवार पकड़ा दी, तो कितनी ताकत होती है। जो भी आते थे हाथी उसे काट देते थे। तो घोड़े, कोई भी घुड़सवार हाथियों के पास पहुंच नहीं पाता था, और इसीलिए राजा जो होते थे अक्सर हाथियों के ऊपर बैठ के युद्ध करते थे। अब ये बात महाराणा प्रताप को भी पता थी, तो उन्हें तो किसी भी तरह से अपनी स्पीड भी इम्पोर्टेंट थी, पावर भी इम्पोर्टेंट थी।
तो उन्होंने क्या किया, चेतक इतना बड़ा घोड़ा होता था, उसके ऊपर माथे पे क्या किया, एक हाथी का सूंड लगा दिया नकली का बना के, जिससे कि हाथियों को ये लगे कि हाथी ही है। और हाथियों को ये ट्रेनिंग होती है कि हाथी हाथी के ऊपर कभी अटैक नहीं करते थे, क्योंकि वो तो अपना भी हो सकता था, दूसरे का भी हो सकता था। तो ऐसे कैसे डिफ्रेंशिएट करते, बस इतना ट्रेन किया जाता था कि हाथी हाथी के ऊपर अटैक ना करे। तो महाराणा प्रताप गए चेतक के आगे हाथी का सूंड लगा के, और चेतक की आपने कविता सुनी है कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। चेतक इतनी तेज दौड़ता था कि वो जैसे हवा में लहरा के दौड़ रहा हो। और जब वो गया तो चेतक ने अपने दोनों पैर ऊपर उठाए और ऊपर उठा के हाथी के माथे पे जो टाप मारी, उधर से महाराणा प्रताप ने अपना 80 किलो का भाला निकाला और इतनी जोर से फेंका कि वो महावत को चीरता हुआ, और महावत के पीछे जो बख्तरबंद होता था, एक लेयर बनी होती थी जिसके पीछे राजा बैठा होता, जिसके पीछे मानसिंह बैठा था। तो महाराणा प्रताप ने जोर से जो भाला फेंका, वो हाथी के महावत को और बख्तरबंद को चीरता हुआ आधा पीछे जा घुसा, और किसी तरह से मानसिंह साइड में झुक गया, तो बच गया, नहीं तो मानसिंह भी मारा जाता। और जैसे ही मानसिंह के हाथी को ये पता चला कि ये घोड़ा है, हाथी नहीं है, उसने तलवार घुमाई और उससे चेतक की पिछली टांग घायल हो गई। उसके बाद भी किसी तरह से मानसिंह वहां से भागा, और जैसे पता लगा मुगलों को कि ये तो महाराणा प्रताप है, उन्होंने उनको चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। एक साथ में दो चीजें हो रही थी। एक तरफ तो लगा कि मानसिंह मारा गया है, उससे मुगल सेना के हौसले कमजोर होने लगे कि उनका सेनापति घायल हो गया, मारा गया है। दूसरी तरफ से जो नजदीक थे, उन्होंने लगा कि महाराणा प्रताप मिल गया, हमें महाराणा प्रताप को घेर लेना चाहिए। तभी उन्होंने एक बड़ी अच्छी चाल चली कि उन्होंने कहा कि मुगलों ने कि अरे बादशाह अकबर खुद आ रहे हैं। और हुआ क्या था कि अकबर खुद नहीं आया था, उन्होंने अपने बेटे सलीम को भेजा था। वो शाही ताज, शाही पोशाक के साथ में आ रहा था। उन्हें लगा कि सच में अकबर आ रहा है, तो उनकी सेना का हौसला बुलंद हो गया। और जो पास में थे सिपाही, उन्होंने महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया कि अगर हमने इनके राजा को, महाराणा प्रताप को मार दिया, बंदी बना दिया, तो ये अपने आप ही लड़ाई हार जाएंगे। अब ऐसे में एक झाला मान सिंह जो थे, वो इतने बलिदानी और वीर सपूत थे कि उन्होंने सारी सेना को चीरते हुए वो आगे आए, और आके उन्होंने झट से महाराणा प्रताप के पास पहुंच के महाराणा प्रताप का मुकुट उठा लिया और बोले, महाराणा आपको जाना होगा यहाँ से। महाराणा प्रताप बहुत खुद वीर थे कि बोले, नहीं, मैं रण से कैसे भागूंगा। झाला मान सिंह ने एक ही बात कही कि महाराणा, अगर आप जिंदा रहोगे तो मेवाड़ जिंदा रहेगा, आज़ादी जिंदा रहेगी, हमारा मकसद जिंदा रहेगा, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो सबके हौसले पस्त हो जाएंगे। महाराणा नहीं मान रहे थे, लेकिन झाला मान सिंह ने, वो उन्हीं जैसे दिखते थे, उन्हीं जैसे इतने कद काठी के थे। उन्होंने राणा प्रताप का मुकुट लिया, मुकुट पहना और आगे भाग निकले। सबको लगा कि महाराणा प्रताप जा रहे हैं, तो जितने मुगल थे सारे वो उनके पीछे पीछे हो लिए। सबको लगा कि महाराणा है वो, और इधर से चेतक महाराणा प्रताप को लेके दौड़ निकला। तो बहुत सारे सिपाही जो थे वो झाला मान सिंह के पीछे ही चले गए, और उन्हें बहुत देर बाद पता चला, जब वो लड़ते लड़ते मारे गए, कि वो महाराणा प्रताप नहीं थे। तो झाला मान सिंह ने अपना बलिदान दे दिया, खुद को महाराणा बना के। उन्हें पता था कि वो मारे जाएंगे और हमारे पास इतनी संख्या भी नहीं है। और उधर से चेतक, जिसकी एक टांग घायल हो चुकी थी, आगे दौड़ता गया। कुछ सिपाही मुगल उनके पीछे गए तो चेतक के पीछे लगे हुए थे। आगे लगभग 26 फीट का एक नाला था, और उस नाले के ऊपर से किसी घोड़े का वैसे भी कूदना नामुमकिन था। और लगभग 200-250 किलो के महाराणा प्रताप को लेके अपने पूरे दल बल के साथ में, और 3 टांगों से उस घोड़े ने, चेतक ने, वो नाला कूद दिया था। और कूद के जैसे वो गिरा, 3 टांगों से कूद के गिरा, तो वहीं पे वो गर्दन टूटी उसकी और वो मर गया था। और वहीं पे आज भी चेतक का मंदिर बना हुआ है। और जब आप देखोगे इंडिया में बहुत बार हम घोड़े की नाल लगाते हैं घरों के सामने, तो वो इसीलिए लगाते हैं कि उस घोड़े को, और जो भी और घोड़े हुए थे, उनको
सम्मान देने के लिए, उन्हें याद रखने के लिए हम कभी उन्हें भूल ना जाएं। तो 4 घंटे की लड़ाई में वो इतना खून खराबा हुआ कि महाराणा प्रताप, झालामान सिंह मारे गए, मान सिंह के ऊपर भी अटैक हुआ, महाराणा प्रताप वहाँ से बच निकले, चेतक मारा गया। तो अंत में ये हुआ कि युद्ध तो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का हार गए, लेकिन असल में महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बाद धीरे जैसे महाराणा प्रताप वहाँ से बच निकले, उन्होंने फिर से भामाशाह उनके पास मिल जाए, जो हमने आपको दूसरी कहानी में सुनाया भी है कि भामाशाह आया, उसने अपना सारा जो जहाँ जहाँ पे पैसे छिपा रखे थे वो कि वहाँ के लोग महाराणा प्रताप के प्रति वफादार थे। और महाराणा प्रताप खुद बहुत अच्छे एक राजा थे जिनकी बचपन से अच्छी ट्रेनिंग हुई थी। उन्होंने ये प्रण ले लिया था कि जब तक मैं मेवाड़ को आज़ाद नहीं कराऊंगा तो मैं कभी बिस्तर पे नहीं सोऊंगा और मैं कभी थाली में खाना नहीं खाऊंगा। इसीलिए आज भी अगर आप मेवाड़ में जाओगे तो वहाँ के बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आज भी अगर बिस्तर पे भी सोते हैं तो अपने बिस्तर के नीचे एक तिनका दबा के सोते हैं, उस अपनी परंपरा को याद रखते हुए। वो सूर्यवंश आज तक चलता आ रहा है और उनके निशान पे आज भी एक तरफ राजपूत हैं तो दूसरी तरफ भील हैं, जो कि इस युद्ध में इतने लड़े थे और हमेशा उनके साथ ही रहे थे। तो अगले कुछ सालों तक महाराणा प्रताप वहीं पे जंगल में रहे। वहाँ पे उन्होंने भामाशाह आया, सेना दोबारा बनाई और जो हरे घास की रोटी की हमने आपको कहानी सुनाई है, हरे घास की रोटी की घटना भी वहीं पे हुई। और महाराणा प्रताप ने फाइनली अपना ज़्यादातर किला और इलाका था जो मेवाड़ का वो जीत लिया और आज़ाद करा लिया। तो अकबर मरते मर गया लेकिन कभी भी वो आज़ाद नहीं करा पाया, मेवाड़ को जीत नहीं पाया और महाराणा प्रताप ने कभी भी अपनी स्वाधीनता नहीं त्यागी। उसके बाद जब बहुत अपना सारा एरिया जीत लेने के बाद महाराणा प्रताप लगभग 55-56 साल के थे। तो एक दिन वो ऐसे ही शिकार खेलते हुए अपने जो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे वो उनकी छाती में लगी तो वो चोट लगने से मरे। लेकिन तब तक वो अक्सर पूरा ऑलमोस्ट अपना बहुत सारा इलाका जीत चुके थे। तो ऐसा था हल्दी घाटी का युद्ध। और उसकी एक और भी ख़ास बात है कि उसके में इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी कि बहुत समय बाद तक भी 200-300 साल तक भी बाद तक भी वहाँ से तलवारें और हथियार निकलते रहे थे। लास्ट टाइम 1980s में 87 या 80s में ही मतलब कि उस लड़ाई के कई सौ साल बाद वहाँ से तलवारों का आखिरी ज़ख़ीरा यानी कि एक कलेक्शन मिला था। कभी जब भी खोदते थे कुछ करते थे तो वहाँ पे हमेशा कोई तलवारें, कभी भाले, कभी हथियार मिलते रहते थे। और महाराणा प्रताप के जो असली हथियार हैं वो आज भी म्यूज़ियम में रखे हैं, जिन्हें आप आज भी देख सकते हो। आपने तो देखे थे ना ये कुछ? हाँ जी। तो खैर ये थी हल्दी घाटी के युद्ध की कहानी। और इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जैसे हमें ये आज़ादी आज जो हम जी रहे हैं इतनी आसानी से नहीं मिली, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत बलिदान दिए हैं और हमें उसकी कीमत पता होनी चाहिए, हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए और उन्हीं जैसा स्वाभिमानी, देशभक्त और बहादुर बनने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? गुड नाइट।